नमस्कार, वर्कर छुट्टी की खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अमनदीप संधू, पंजाब जर्नी थ्रू फॉल्ट लाइन्स के लेखक और किसान आंदोलन के बड़े क्रोनोग्राफर, जो लगातार उनके ट्वीट्स और फेसबुक पोस्ट पूरे हिंदी समाज से लेके इंग्लिश कम्युनिटी तक के लोगों का इनका इंतज़ार रहता था। अमनदीप, आपका स्वागत है इस बातचीत में। शुक्रिया, आपने पकड़ लिया मुझे। एक साल से आप कोशिश कर रहे हैं। अमनदीप, जब हम आज बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुका है, पंजाब में लोग वापस जा चुके हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस आंदोलन का फॉर्म कैसे हम देखें। ये एक नॉन वायलेंट आंदोलन था, सत्याग्रह जैसा आंदोलन था, या इसमें लेफ़्ट की भूमिका थी लेकिन लेफ़्ट के तेवर थे कि नहीं। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशन या जो प्रोटेस्ट के फॉर्म है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है ये एक एक्टिव रेजिस्टेंस थी, एक्टिव नॉन वायलेंस था। और मैं एक्टिव इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम जब नॉन वायलेंस या रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारी धारणा एक गांधीयन धारणा होती है, और गांधी जी की जो धारणा थी वो थी पैसिव नॉन वायलेंस की, कि बेसिकली अगर हम मैदान पे हैं और हमें पुलिस लाठी मारती है या गोली भी चलाती है तो हम सह लेंगे उसको। पर मुझे लगता है कि ये जो किरदार था पंजाब का, जो पहले तो उन्होंने चलो टोल प्लाजा खाली करवाए, रेल रोके, और बाद में जब वो 26 जनवरी को दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और हरियाणा उनका बहुत साथ देता है, उसमें मुझे लगा कि एक एक्टिव नॉन वायलेंस शुरू हो गई थी। रेजिस्टेंस तो थी स्टेट के खिलाफ, और उससे मेरा तात्पर्य ये है कि अगर हम पीछे जाके हिस्ट्री में देखें तो बाबा राम सिंह थे, जो नामधारियों के बाबा जी हैं। उनके टाइम में 1870s में जब दरबार साहब के आसपास अंग्रेज़ों ने बुच्चर खाने खोल दिए थे, तब उन्होंने जैसी रेजिस्टेंस की थी। 95 कुकों को कैनन से बांध के उड़ा दिया गया था, पर वो रुके नहीं, वो बढ़ते रहे। बाबा राम सिंह की देन एक पंजाबी मतलब सिख सोसाइटी में आनंद कारज को दोबारा मेन स्ट्रीम करना भी था। चलो वो तो अब हिस्टोरिकल है कि 150 साल से वो अभी भी किसी स्टेट में है, किसी में नहीं है, पर उन्होंने तो अपना काम किया था। और वैसे ही वही चीज़ को अकालीज लेके आगे चले थे। जब गुरुद्वारा मूवमेंट होता है उसमें भी अगर आप देखें जितनी डेथ्स होती हैं, जितनी इंजरीज होती है, वो इस कारण नहीं होती कि अंग्रेज़ों ने उनको रोका और वो रुक गए। अगर अंग्रेज़ों ने उनको रोका, लाठीचार्ज की, गोलियां चलाई, तो ये बढ़ते गए आगे। वो मेरे मन में एक एक्टिव नॉन वायलेंस है कि हम आप पे हथियार नहीं उठाएंगे, हम आपका सामना पर अपनी छातियों से करेंगे और मर जाएंगे, पर हम बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ। वही चीज़ प्रजामंडल मूवमेंट के शुरू के कुछ 2-3 दहाकों में दिखती है। बाद में चलो वो मूवमेंट लाल पार्टी के और तेजा सिंह स्वतंत्र और कीर्ति किसान पार्टी, इसके अधीन वो वायलेंट भी हो गई थी मूवमेंट। यही चीज़ हमको थोड़ी सी पंजाबी सूबा के टाइम दिखती है। बट अच्छे रूप से अगर हम दोबारा देखें इसको तो इमरजेंसी के टाइम में अकालीज ने जो इंदिरा गांधी का विरोध किया था कि हर रोज़ जाके अरेस्ट दे रहे थे, वो गवर्नमेंट लेना चाहे ना लेना चाहे, आप जाके उनको कह रहे हो करो हमको अरेस्ट, वो नॉन वायलेंट अरेस्ट करवा रहे थे अपने। वही तरीके से इस बार भी जब चले 26 नवंबर को, तो एग्जैक्टली वही मेरे को ईडीएम लगा उनका कि हम बढ़ते जाएंगे। आपने बैरिकेड्स लगाए हैं, आपने डिच खोदे, आपने शिपिंग कंटेनर्स लगाए हैं, आप वाटर कैनन्स चला रहे हो, हम पे टीयर गैसिंग कर रहे हो, हम रुकेंगे नहीं, हम बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। और जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको लंगर भी देते जाएंगे, है ना। तो वो मेरे को लगता है कि एक एक्टिव नॉन वायलेंस था वो, मेरे हिसाब से। अब जब जीत दर्ज हो चुकी है, इस जीत को हम कैसे परसीव करें? आप कैसे देखते हैं इस पूरी जीत को? और आज के समय में 10-15 दिन के बाद जो आंदोलन अब वापस हो चुका है, पंजाब जा चुके हैं लोग वापस, आज का पंजाब आप कैसे देखते हैं? वो उस पर आते हैं। 1 मिनट, आपका एक दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का पहले ही कि ये लेफ़्ट थी कि नहीं थी। मुझे लगता है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर लेफ़्ट थी। इसका मुहावरा लगभग सिक्खी वाला था, है ना। सब जगह सिख प्रथाएं जो हैं वो चल रही थी। लंगर केवल एक सिख प्रथा नहीं है, लंगर तो एक नॉर्थ इंडिया की प्रथा ही है। वहाँ के गांव में आप पहुँच जाओ, किसी भी गांव में पहुँच जाओ, आपको खाना मिल जाएगा, वो तो होता है। पर जो बाकी एक आइडियोलॉजी लेके चले थे कि कि सिमरन करना है, सेवा करनी है, जितना काम हुआ, जितनी डोनेशंस आई, जितना पार्टिसिपेशन हुई, वो सारा एक सिक्खी जज्बा था इस प्रोटेस्ट का। कार्डर की ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल लेफ़्ट थी, बट जो मूल है लेफ़्ट का
कि वर्कर्स जो यूनाइट होंगे और फिर शेयर्ड रिसोर्सेज हो जाएंगी, वो नहीं था यहाँ पे। ये तो प्राइवेट लैंड को सेव करने वाली लड़ाई थी, है ना। तो हम मिस्टेक ना करें कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ का। ये लेफ्ट मूवमेंट तब होती है अगर सारे फार्मर्स वापस जाते हुए कोऑपरेटिव फार्म्स बना के जाते वापस, वो तो नहीं हुआ इसमें। तो वो प्राइवेट लैंड को, जो एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज है देश के, पी साईनाथ भी उसको कह रहे थे, शुरू में उन्होंने कहा था कि पहले तक तो गवर्नमेंट ने सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस को, जो हमारे PSUs थे, उनको प्राइवेटाइज किया। इस बार उन्होंने सबसे बड़ी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप पे आंख रखी है, तो उसको बचा के चले गए हैं वो लोग। ये हुआ है। मुझे लगता है जो रीढ़ की हड्डी थी इस प्रोटेस्ट की, वो हमारे बुजुर्ग थे, बेबे और बापू, जो उनका रिजॉल्व था। मुझे लगता है यहाँ तक कि उनका रिजॉल्व था कि ये लीडर्स आपस में नहीं टूटे। 32 जथेबंदियाँ, 40 जथेबंदियाँ ये इकट्ठी रही, क्योंकि उनको पता था कि कैडर तो यहीं पे रहेगा, ये नहीं हटने वाला यहाँ से। उनके मन में है कि लॉज रिपील करके जाना है। तो जो इसकी ताकत थी, जो हौसला था इसका, वो तो औरतें थी। जो इसकी ताकत थी वो यूथ था। जो इसका गाने थे वो यूथ के थे। तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हुई इस प्रोटेस्ट को शुरू करने में और चलाने में भी 1 साल। पर वापस जब गए हैं तो उस जीत को हमको थोड़ा सा, अब जो 15 दिन बीत गए हैं, तो अब थोड़ा क्रिटिकली अगर देखें तो जो मुद्दे लेके चले थे पंजाब से, हरियाणा से, वो तो लगभग सारे सफल हो गए। पर जो मुद्दा एक ऐसा लीडर लेके आया था जो बाद में खुद चला गया प्रोटेस्ट से, VM सिंह लेके आया था, MSP का मुद्दा, उस पर गवर्नमेंट से जो हमने लीगल गारंटी नहीं ली है, ये मेरे को लगता है गैप रह गया है। क्योंकि अगर देखें तो एग्रेरियन क्राइसिस जो हिंदुस्तान में है तो करीब 50 साल से है। एक गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट, सब ने निगलेक्ट किया है। तो स्ट्रक्चरल चेंज आप क्या करा सकते थे इस प्रोटेस्ट से? वो लीगल गारंटी पे था। बट वो उस पर बात, अभी एक कमेटी बना दी गई है, अब देखते हैं वो क्या होता है। पर कमेटी में हमारे तरफ से, फार्मर्स की तरफ से कम अगर आप देखें कि 32 जथेबंदियाँ कुछ करती हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है कि अभी वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है। क्योंकि ये जो बयानबाजी हो रही है लीडर्स के आपस में, ये जो फट रही है SKM ज़मीन पे, जैसे देखो मतलब 1 साल से ज़्यादा इकट्ठे रहे और अभी 10 दिन में जाके ये अपने अपने रंग दिखा रहे हैं। मुझे लगता है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम, जब तक गवर्नमेंट अपनी कमेटी बनाती है, फार्मर्स को इनवाइट करती है, 15 जनवरी की डेट है, वो इलेक्शन से 15 दिन 20 दिन पहले की डेट है, तब तक हम तो एकजुट रहें कम से कम, है ना। जो मेरे को लगता है कि MSP पे नहीं टिके, वो उसमें मेरे को एक रोल ज़रूर लगता है, वो बाकी देश के किसानों का भी है कि जिस एरिया से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उन्होंने अपनी मांगें मनवा ली, पर जो इनकी बड़ी डिमांड थी वो पूरे हिंदुस्तान भर के फार्मर्स के लिए थी। वो 23 फसलों पे 48,000 मंडियों में बनाने की डिमांड थी पूरे देश में। उसमें मुझे को लगता है बाकी देश के किसान कहाँ थे? मोदी की अनाउंसमेंट 19 नवंबर को होती है, मोर्चा 11 दिसंबर को उठता है। 22 दिन थे देश भर के किसानों को अपने अपनी विधानसभा को घेरने के लिए, ताकि इस डिमांड को फैलाया जाए, ताकि इसका प्रेशर बनाया जाए, पर कोई नहीं उठा साथ में। ये मेरे को लगता है ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ एक लड़ रहा है तो लड़ रहा है, हम उसको हलाशेरी दे रहे हैं। पर भाई ज़मीन पे तो उतरना पड़ेगा ना, सबको उतरना पड़ेगा। से शुरुआत हुआ, उसमें जैसे हम लोग भी लगातार कवर कर रहे थे वर्कर्स यूनिटी की तरफ से, और एक नारा भी दिखा, किसान मजदूर एकता की बातें खूब सारी हुई। लेकिन जैसे हम पंजाब में अलग जो मजदूर मोर्चा जो बना है, उससे उनके नेताओं से बात कर रहे थे। जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी के गाँव में हम गए, वहाँ पे हमने बहुत सारा देखा। तो आपको क्या लगता है कि किसान मजदूर एकता का जो नारा है वो ज़मीन पे कितना उगेगा? और अब जब वापस जा गए हैं तो फिर से जो मजदूरी की लड़ाई है, जो 1/3 ज़मीन के हिस्सेदारी की सवाल है, जो दलितों के खिलाफ जातीय उत्पीड़न है, इन सब के मामले में ये किसान मजदूर एकता का नारा ग्राउंड पे उतरेगा या नहीं? देखिए, मेरी बड़ी इच्छा है कि उतरे, पर आप ही के चैनल से कितना हम देखते हैं, आपने कवर किया ये पंजाब के जो 9, 10, 11 अगस्त वाला मोर्चा था, जो अभी रिसेंटली जो 7 यूनियंस प्लस 2 यूनियंस ने जो मोर्चा लगाया ट्रेन्स के खिलाफ एक दिन का, कोई कवरेज नहीं मिली उसको मीडिया में। ये मेरे को लगता है बहुत गलत है, क्योंकि किसानी संघर्ष में आप मजदूर का नाम लेके अपनी नारेबाजी कर लो, वो खाली उतना ही काफ़ी नहीं है। ये इस पर अमल भी करना पड़ेगा आपको। और जो कास्ट लाइंस हैं पंजाब में, जो एक
फार्मर और एक लेबर, वो जो बहुत ही मार्जिनल फार्मर है, छोटा किसान है, वो तो अब उसकी स्थिति भी लेबर जैसी हुई हुई है, वो तो यूनाइटेड हैं। पर जो दरमियाना किसान है, जो जिनके हाथ में पावर है, जो यूनियंस को चलाते हैं, वो लोग अभी तक मेरा को लगता है कि देख नहीं रहे कि लेबर की जो जितना उनका एक्सप्लॉयटेशन किया है हमने, उसको कैसे उसको कवर करें, कैसे लेबर को वाकई ही बराबरी में लेके आए, क्या क्या होने चाहिए। अब देखिए गवर्नमेंट के 2-3 आए, एक उन्होंने वो जो उनकी पुरानी डिमांड है 8 मरला ज़मीन की, उसमें कह दिया कि हमने 36,000 दे दिए, पर 4,000 से ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं हुए उसके। वैसे ही उनकी डिमांड है कि एक और डिमांड है खास जो जिस पे फिर गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया है। एक अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया 2-3 दिन के लिए 17 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को हम जब्त कर लेंगे, और फिर जब प्रेशर पड़ा उन पे तो उन्होंने नोटिफिकेशन वापस ले लिया। ये फिर किसानों को अब लेबर के हाथ में लड़ना चाहिए, और खाली यूनियन के लेवल पे नहीं, वो जो हर गर्मियों में जो लड़ाई होती है कि लेबर का प्राइस कितना हो, माइग्रेंट लेबर कम लेता है, लोकल लेबर ज़्यादा लेता है, ये जो लड़ाइयाँ होती हैं ये नहीं होनी चाहिए। और वो सारा कुछ जुड़ा हुआ था एमएसपी के साथ। अगर देखिए क्यों किसान कम क्यों देता है लेबर को, एक तो ग्रीड है, उसमें कोई शक नहीं है, पर एक ये भी है कि किसान को मिलता ही कितना है। तो अगर वो एमएसपी की लड़ाई लड़ते और अगर अब भी जीते उस लड़ाई को, तब है कि आप लेबर के साथ शेयर करोगे कि नहीं अपने प्रॉफिट्स। वही तरीका है कि पूरा एग्रेरियन में जो 4 लाख सुइसाइड्स हुए हैं पिछले 20 सालों में, लेबर के भी और फार्मर्स के भी, उसको ख़त्म करने का क्या तरीका है? यही है कि अब रूरल इकॉनमी में पैसा लेके आओ। इसलिए मेरे को लगता है कि एमएसपी की जो डिमांड थी वो डायरेक्टली रिलेटेड है लेबर के राइट्स के साथ, और वो खाली, और किसान भी मार खा रहा है, लेबर भी मार खा रही है, ये ठीक नहीं है। पर पर्सनल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कि नहीं, हम सब कहते हैं जिसने 1 दिन लगाया, 6 रातें लगाई, 1 महीना लगाया, 1 साल लगाया मोर्चे पे, वो ट्रांसफॉर्म होके वापस आए हैं लोग, वाकई हुए हैं। पर क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में दिखता है कि नहीं, उनकी लाइफ में, उनके जीवनचर्या पे उसका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। पर सैडली जो अभी दिख रहा है ऐसा लगता नहीं है मुझे, क्योंकि खासकर क्योंकि ये जो एसकेएम की इतनी बड़ी जीत हुई है, ये एसकेएम उसको हैंडल नहीं कर पाई है। देखो जीत को भी एक उग्राहा जी कहते थे कि जाब्ता होना बहुत जरूरी। जाब्ता पंजाबी का शब्द है, हिंदी में उसको क्या कहेंगे, पर इंग्लिश में कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और वो अगर जाब्ता हो, उग्राहा जी ने कहा था 26 जनवरी से पहले, जाब्ता हो तो हारी हुई फौज भी जीत जाती है, और जाब्ता ना हो तो जीती हुई फौज भी हार जाती है। तो ये जीती हुई फौज है, पर ये अपने बीच में जो इनका कॉन्डक्ट ख़राब हो गया ना, अभी थोड़ा सा हलचल दिख रही है, उसके कारण ये कहीं हार ना जाएं। और जो बाकी कुछ चल रहा है पंजाब में, ये देखिए इतनी बड़ी जीत हुई है, हिंदुत्व ताकतों की इतनी बड़ी हार हुई है। अब हिंदुत्व ताकतों को था कि कैसे ना कैसे करके सिखों के खिलाफ, देखो 1 साल से सिखों के खिलाफ पड़े हुए हैं, उनको पता है कि ये कम्युनिटी है जो सबको बांध रही है, ये कम्युनिटी है जो हमारा ग्राउंड वर्क ख़त्म कर रही है। तो पर अब इन्होंने फिर वो बेअदबी के मसले शुरू कर दिए। और मुझे पर्सनली लगता है कि लोगों को अपने हाथ में लॉ नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि लॉ सिस्टम ठीक है, सारी पार्टियाँ ख़राब हैं, जस्टिस सिस्टम ठीक है, नहीं है ठीक, पर जो परसेप्शन जो बनाया था 1 साल से, जो सिक्खी की जो वैल्यूज़ बाहर आई थी, उसको अब ये धुंधला कर रहे हैं अपने कारनामों से। ये ऐसे मारना नहीं चाहिए लोगों को, मेरे को पर्सनली लगता है। पर देखते हैं अभी कहाँ जा रहे हैं। ये तो थोड़ा टेंस टाइम है पंजाब के लिए, इलेक्शन से पहले ही नहीं, बट वो तो एक गतिविधियाँ चल ही रही हैं। पर वैसे ही अगर आप देखें पिछले 2-3 साल से पंजाब थोड़ा बॉयल पे ही आया हुआ है ना, तो वो तो ज़मीन पे एक डिस्कंटेंट बहुत ज़्यादा है। एक लड़ाई हमने जीत ली, पर हमारे सामने 5-6 लड़ाइयाँ बड़ी, कास्ट की लड़ाई, जेंडर की लड़ाई, लैंग्वेज की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई, हेल्थ की लड़ाई, ये सारी खड़ी हैं। जब तक हम वो सारी नहीं जीतते, हम नहीं सोच सकते कि हम वाकई ही जीत गए। एक अंतिम सवाल ये है कि जब पंजाब का यूथ इस मूवमेंट के साथ आया, जैसे आपने बोला कि इसके बुजुर्ग लीडरशिप में थे, वो लोग मोर्चे पे डटे रहे, इसके पहले जो यूथ था उसमें एक बहुत तरह का अनरेस्ट था, एक एंजाइटी थी, नौकरियों का जो हाल है, उसके बाद एक सिक्खी के साथ भी जोड़ के जो एक उसके
जो चल रहे थे पंजाब में, रेफरेंडम 2020 की बात चल रही थी, उसके पहले तो ये यूथ जो है, उसके बाद अचानक देखते हैं कि जो गानों में पहले जिस तरीके की ऑब्जेक्टिफाई होते थे, इन सब में एक बदलाव देखने को मिला है। किसान मजदूर एकता पे लगभग 1500 गाने बने हैं, एक प्रोफेसर ने कंपाइल किया है। पंजाब का यूथ अब जब इस आंदोलन से लौटेगा तो वो पंजाबी सोसाइटी में उसकी भूमिका क्या होगी और अब उसके आगे क्या जिम्मेदारियां हैं? जिम्मेदारियों पे बात कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ भी बात बोलो तो फिर आप बंध जाते हो उसमें, फिर वो हो ना हो, है ना। तो और मुझे वेग लगता है प्रेडिक्शंस करना। पर जिम्मेदारियां तो बहुत बढ़ गई हैं। वही जो मैं कह रहा था, जो एहसास आपको हुआ है, जो एक यूनाइटेड रहने का एहसास हुआ है, जो कुछ भी हो जाए हम अपनी दृढ़ता में कायम है, हम जिस चीज़ को लेके लड़ रहे हैं हम इसको जीतेंगे, वो दृढ़ता जो उनका एहसास हुआ है, इस दृढ़ता के सफलता प्राप्त हुई है। मुझे उम्मीद है कि ये यूथ वापस जाएगा तो फिर वो चीज़ें करेगा अपने अपने गांव पे। और बहुत काम शुरू भी हुआ है गांव लेवल पे, अगर आप देखें तो बहुत काम शुरू भी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसको अब आगे लेके जाना, उसको अब पूरा करना, वो एक लंबी लड़ाई है यूथ के लिए भी, या एक जर्नी है कह सकते हैं। पर हाँ, गाने जैसे चेंज हुए, बड़े इंटरेस्टिंग था। गाने जो चेंज हुए वो लगभग अक्टूबर से लेके मार्च तक चेंज हुए। मार्च के बाद अगर आप मोर्चों पे भी जाके देखो ना, वही पुराने सिद्धू मूसेवाला चालू हो गया था, है ना। तो ये भी एक है कि क्या चीज़ आपको खींचती है। मतलब जो कई सारे सिंगर्स ने जो काम किया, मैं पर्सनली हर्ष चीमा और कंवर गरेवाल को बार्ड ऑफ द मूवमेंट समझता हूँ। बट ये अच्छे थे गाने, ये बहुत ज़रूरी थे। ये प्रोटेस्ट म्यूज़िक, इस लेवल का प्रोटेस्ट म्यूज़िक मेरे ख्याल हिंदुस्तान में बहुत कम तैयार हुआ है। बट उन सारी बातों को आगे लेके जाना, इम्प्लीमेंट करना, वो एक, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिन बुज़ुर्गों ने मूवमेंट को तैयार किया, खड़ा किया, जो खड़े रहे, उन बुज़ुर्गों में एसकेएम लीडरशिप भी आती है। उनका अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, उनको बहुत दूर तक अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। ये नहीं है कि कुछ हम मड हट्स ले गए यहाँ से, कि हम अपने गांव में बॉर्डर से लेके गए ना, वो लाइफ केयर हॉस्पिटल को लेके चले गए कि हम जी ये चालू करेंगे। जैसे ऐसी चीज़ें खाली म्यूजियमफाई नहीं होनी चाहिए, ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जो जज्बा है, जो जीत है, जिन कारणों से जीत हुई थी, और वही मेरे को लगता है अगर आप विक्ट्री को थोड़ी देर अपहेल्ड करके रखो, अगर आप दिखाओ दुनिया को, एक तो मिसाल इस मूवमेंट ने क्या पैदा कर दी है सारी दुनिया में, इतना बड़ा मूवमेंट, इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एक संघर्ष नहीं हुआ है, वो तो हमने जीत दिखा दी है दुनिया को। पर हम अपने स्टेट्स को, और खाली पंजाब ही नहीं, हरियाणा भी, राजस्थान भी, वेस्टर्न यूपी भी, ये लोग क्या मिसाल अपने गांव में लेके जाएंगे, और वो क्या उन पे खरे उतरेंगे जिस भावना से वो इस संघर्ष को लड़े, कि वो वहाँ जाके बहक जाएंगे कि एक एमएलए आपको पैसा दे रहा है, एक एमएलए आपको दारू पिला रहा है, एक एमएलए आपको अपनी गाड़ियों में घुमा रहा है, और आप उनके साथ घूमने फिरने लग गए। वो फिर फ़ायदा नहीं होता। आप अपने ही काम को डाइल्यूट कर रहे हो, क्योंकि लड़ाइयाँ तो अभी इस देश में, जैसी गवर्नमेंट है हमारे सामने, बहुत सारी हैं। लेबर कोड की लड़ाई है, अभी तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की लड़ाई है, दलितों की लड़ाई है, विमेन की लड़ाई है। ये इस प्रोटेस्ट को तो एक मिसाल बन जाना चाहिए इन सब लड़ाइयों के लिए। और मुझे लगता है कि कोई भी लड़ाई अगर खड़ी होगी, जैसे शाहीन बाग के टाइम में भी सिखों ने, उग्राहा ग्रुप ने खासकर जाके वहाँ पे लंगर शुरू कर दिया था, कोई भी मूवमेंट खड़ी होगी, लंगर शुरू हो जाएंगे वहाँ पे, पर वो खड़े होने वाले लोग चाहिए। और उसके लिए वही बात अगर हम शुरू में लेके जाए तो वो एक सेंस ऑफ एक्टिव नॉन वायलेंस होना जरूरी है। पैसिव नॉन वायलेंस से नहीं जीता जाएगा इस गवर्नमेंट के खिलाफ, और वो मेरे को लगता है करना, हमको उस पर अमल करते रहना चाहिए। धन्यवाद अमनदीप, इतने विस्तार से बात करने के लिए। आप बने रहिए वर्कर्स न्यूज़ के